अटेंडेंस बना लीजिए, 1 घंटे बाद निकल जाइएगा। रखा हुआ है क्या है? अरे कम से कम अटेंडेंस तो आके बना लीजिए। ये हो रहा है, ये हो रहा है हमारे बिहार में। नमस्कार, स्वागत है आपका एक बार फिर से आनंद सिस्टर्स में। मैं हूँ रचना आनंद और मैं हूँ अंशु आनंद। जैसा कि आपको टाइटल से पता चल ही गया होगा कि आज हम बात करने वाले हैं बिहार के शिक्षा व्यवस्था के बारे में और साथ ही साथ कुर्सी कुमार के कुछ कारनामों के बारे में। जैसा कि हम सब जानते हैं कि बिहार में चुनाव की जो तारीखें हैं वो घोषित हो चुकी हैं, तो इस सीरीज की वीडियो लानी तो बनती थी। तो चलिए बिना देर के वीडियो को शुरू करते हैं। तो इस वीडियो के शुरुआत में हम सबसे पहले बात करने वाले हैं सरकारी स्कूलों की। अब बात जब शिक्षा व्यवस्था की है तो सरकारी स्कूलों की बात करना सबसे ज्यादा जरूरी हो जाता है। और आज भी हमारे सरकारी स्कूल का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उनमें सबसे बड़ी कमी है कि 3 लाख से अधिक शिक्षकों के पद खाली हैं। हमारे यहाँ जो शिक्षक होते हैं वो 2 तरह के होते हैं। एक होते हैं परमानेंट शिक्षक और एक होते हैं नियोजित शिक्षक। परमानेंट शिक्षकों के अगर पेइंग स्केल की हम बात करें तो वो है 60,000 से लेकर 90,000 रुपए, और अगर नियोजित शिक्षकों के पेइंग स्केल की हम बात करें तो वो है मात्र 18,000 रुपए से लेकर 30,000 रुपए। जबकि कार्य में कोई अंतर नहीं है, दोनों ही विद्यालयों में पढ़ाते हैं, मार्कशीट तैयार करने जैसे काम दोनों को ही दिए जाते हैं, और तो और गैर शैक्षणिक कामों में भी दोनों की भागीदारी होती है। अगर जैसे अभी चुनाव आने वाला है तो अगर चुनाव में परमानेंट शिक्षकों की ड्यूटी होती है तो नियोजित शिक्षकों की भी ड्यूटी होती है। अभी हमारे यहाँ एक पैंडेमिक चल ही रहा है, तो उसमें जब परमानेंट शिक्षकों की ड्यूटी दी गई थी तो नियोजित शिक्षकों की भी ड्यूटी दी गई थी। अगर काम दोनों का समान है तो फिर पेइंग स्केल में इतना बड़ा अंतर क्यों, जानना चाहती है जनता। आज हमारे राज्य में शिक्षा व्यवस्था की यह स्थिति है कि हमारे यहाँ सरकारी स्कूलों की संख्या 76,000 है और उनमें से परमानेंट टीचर की अगर हम बात करें तो वो मात्र 73,000 है। मतलब आपको पर स्कूल एक परमानेंट टीचर भी नहीं मिलेंगे। तो फिर बाकी का काम कर कौन रहा है? बाकी के काम लिए जा रहे हैं नियोजित शिक्षकों से, और फिर भी पेइंग स्केल में इतना बड़ा अंतर है। जब बात शिक्षकों की हो ही रही है तो शिक्षकों के प्रशिक्षण की बात हम कैसे पीछे छोड़ सकते हैं। मैं आपको बता दूं कि ये जो टीचर्स ट्रेनिंग होती है वो बिहार में SCERT के तहत होती है, और SCERT ही बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूट्स उसके अंडर में है, जैसे कि डाइट हो गए, बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूट्स हैं जो कंडक्ट करती है टीचर ट्रेनिंग। लेकिन मैं आपको बता दूं, हालांकि मैं इंस्टीट्यूट्स को कोई दोष नहीं दूंगी, बेशक इंस्टीट्यूट अच्छी ट्रेनिंग देते हैं, लेकिन मैं यहाँ सवाल उठाना चाहती हूँ कि उस ट्रेनिंग के लिए जिन शिक्षकों को चुना गया उन्हें मेरिट बेसिस पे चुना गया था। उनके लिए कोई एंट्रेंस एग्जाम था ही नहीं, वो मेरिट बेसिस पे चुने गए थे। और कई तो ऐसे शिक्षक हैं जो ढंग से एक लाइन हिंदी भी नहीं लिख सकते हैं। वर्षा होता है या वर्षा होती है उन्हें नहीं पता है, वो शायद ढंग से अपना नाम तक नहीं लिख सकते हैं। अंग्रेजी तो उनके लिए बहुत ही मुश्किल बात है। वो खिचड़ी है जो बिरबल बांस लगा के पका रहा था, वो खिचड़ी है उनके लिए अंग्रेजी। कल को अगर उनका सिलेक्शन होगा, क्या पढ़ाएंगे वो स्कूलों में बच्चों को? क्या लगता है आपको? जिन्हें अपने विषय का संपूर्ण तो छोड़ो अर्ध ज्ञान भी नहीं है, वो विद्यालयों में जाकर क्या बच्चों का भविष्य बनाएंगे? उन बच्चों का जो कल इस देश का भविष्य बनने वाले हैं। जहां तक शिक्षकों के भर्ती की बात है तो ये है कुर्सी कुमार का दाव कि जब जब इलेक्शंस रहते हैं, जब जब चुनाव होने वाले होते हैं, तब वो जैसे कुत्ते को रोटी फेंकी जाती है, उसी तरह से बिहार के नागरिकों के सामने शिक्षक बहाली फेंकी जाती है। और ये 15 सालों में भी नहीं पूरी हो सकी है वो शिक्षकों की कमी। आज भी 3 लाख से ज्यादा पद खाली है। क्या कहता है आखिर ये क्या बताता है हमारी शिक्षा व्यवस्था के बारे में? आगे अगर हम बात करें सरकारी स्कूलों की तो आपको मुश्किल से 2-4 मिडिल स्कूल मिल जाएंगे जिसमें जो आदर्श कहे जाते हैं, जिनमें आपको लाइब्रेरी या लेबोरेटरी मिलेगा। नहीं तो सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों को नहीं पता होता है कि लाइब्रेरी और लेबोरेटरी क्या होता है। ऐसा नहीं कि वहाँ इंस्ट्रूमेंट नहीं आते हैं या फिर बुक किताबें नहीं आती हैं, इंस्ट्रूमेंट आते हैं, हाँ वो पर्याप्त मात्रा में नहीं आते हैं, पर कुछ जो भी आते हैं उन्हें हमसे इसलिए भी दूर रखा जाता है क्योंकि हमें कभी बताया ही नहीं जाता है कि वो इंस्ट्रूमेंट है क्या। किताबें आती हैं, इंस्ट्रूमेंट्स आते हैं, लेकिन वो अलमीराज में लॉक्ड होते हैं। टीचर डरते हैं इस बात से कि बच्चे क्वेश्चन करेंगे और
उन टीचर्स को नहीं पता होता है कि वो क्या चीज है। मोस्ट ऑफ द टीचर को नहीं पता होता है कि वो क्या चीज है। सारे सरकारी स्कूलों के बारे में हम ऐसी बातें नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि ऑफकोर्स कुछ सरकारी स्कूल्स काफी बेहतर कर रहे हैं, लेकिन हम अंबानी के हिसाब से इस नेशन को अमीर राष्ट्र का दर्जा नहीं दे सकते हैं। बाकी की पॉपुलेशन मेजोरिटी क्या कर रही है उसके हिसाब से डिसाइड होती है कि कंट्री की इकोनॉमी क्या है। इन द सेम वे बाकी के स्कूल्स कैसा कर रहे हैं, बाकी के स्कूल्स में इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, मैनेजमेंट कैसा है, उसके हिसाब से हम डिसाइड करेंगे कि बिहार में शिक्षा व्यवस्था की क्या स्थिति है। जब हम स्कूल के इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर ही रहे हैं तो हम शौचालयों को कैसे पीछे छोड़ सकते हैं। एक वक्त था जब बिहार के स्कूल शौचालय ना होने के लिए बहुत ज्यादा फेमस थे, फिर बिल्कुल जोर शोर से शौचालय बनवाया गया विद्यालयों में, लेकिन अभी भी कई ऐसे विद्यालय हैं जिनके शौचालयों में आपको ताला लटका हुआ दिखेगा। फिर ऐसे शौचालय दिखेंगे जो सिर्फ स्टाफ्स के यूज के लिए हैं, स्टूडेंट्स उन्हें यूज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि फिर वो शौचालय गंदा हो जाएगा और फिर उसे साफ करवाना पड़ेगा, जैसे कि उसके लिए तो पैसे आते ही नहीं हैं। सरकारी स्कूल में हर एक चीज के लिए पैसे आते हैं, एक छोटी सी पिन, एक छोटे से चौक से लेकर फैन तक के लिए पैसे आते हैं, लेकिन फिर वो पैसे कहाँ जाते हैं किसी को नहीं पता। एक छोटे से एलिमेंट्री स्कूल तक में हर साल बेंचेस के पैसे आते हैं, हर साल चेयर्स के पैसे आते हैं, अलमीरा, ट्रंक, हर चीज के पैसे आते हैं, लेकिन हर साल अब सरकार को कौन बताए हर साल बेंच ना टूटत है। आप 500 बच्चों का जो ये अरेंजमेंट करके जाते हो ना, 25 बच्चे आते हैं स्कूल में पढ़ने के लिए, बेंच कौन तोड़ता है? आपके मंत्री जो वहाँ संसद में बेंच तोड़ रहे हैं वो। और खासकर मैं बात करना चाहूंगी कि स्कूलों में बालिकाओं के लिए भी शौचालय नहीं होता है, और जैसा कि हम जानते हैं भारत जैसे देश में जो रेप केसेस आते हैं वो सबसे ज्यादा इसी वजह से आते हैं क्योंकि लोग शौच करने के लिए बाहर जाते हैं। जब टाइटल में कुर्सी कुमार है तो क्यों ना कुर्सी कुमार की भी थोड़ी तारीफ कर ही ली जाए। शिक्षा का जो विभाग है उसमें हमारे कुर्सी कुमार का बहुत बड़ा योगदान रहा है, मैं ये मानती हूँ। आज कुर्सी कुमार की वजह से ही 70% गरीब बच्चे और बालिकाएं स्कूल जा पा रहे हैं। ये कुर्सी कुमार के लिए एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है और इसके लिए उन्हें हमारी तरफ से ये तालियां भेंट है, पहुंचा दीजिएगा उन तक। पर आपने बच्चों को MDM का प्रलोभन देकर, ड्रेस के पैसे, साइकिल के पैसे दे देकर आपने स्कूल बुला लिया, बहुत अच्छी बात है, बच्चे स्कूल आए भी, पर क्या वो स्कूल MDM खाने के लिए आए? साइकिल चलाने की वजह से आए? साइकिल चलाने का शौक था उनमें इसलिए वो स्कूल आए? क्या करेंगे वो स्कूल आके, जब स्कूल में आपके आरक्षित टीचर बैठे हुए हैं उनकी पूरी जिंदगी बर्बाद करने के लिए। ये है हमारे कल के भविष्य, जिन्हें ऐसे शिक्षकों से पढ़ना पड़ रहा है। खुद अब हम क्या ही बोले, आप खुद देख लीजिए। पढ़ के सुनाइए तो एक JUNGU क्या हुआ? जनवरी। ये तो प्राइमरी स्कूल की बात हो गई। ये प्राइमरी स्कूल के टीचर जो आपको अल्फाबेट लिखते दिखे हैं, लेकिन ऐसे टीचर हाई स्कूल तक में भरे पड़े हैं जिन्हें कुछ नहीं आता। मुझे नहीं पता कि उन्हें टीचर बनाने वाले कौन से लोग थे और किन लोगों ने उन्हें स्वीकृति दी कि जाइए आप टीचर बन जाइए और बच्चों के भविष्य खाइए। जब हम बिहार में शिक्षा व्यवस्था की बात कर रहे हैं तो परीक्षा व्यवस्था को कैसे छोड़ सकते हैं। और परीक्षा व्यवस्था से बिहार में परीक्षा के नाम से किसी को भी साल 2016 याद आ जाता है और बिहार का वो BSEB स्कैंडल याद आ जाता है जिसमें इंटरमीडिएट के टॉपर्स कुछ ऐसे थे। हिंदी, इंग्लिश, ज्योग्राफी, म्यूजिक और पॉलिटिकल साइंस। कौन साइंस? पॉलिटिकल साइंस। पॉलिटिकल साइंस वो क्या होता है? पॉलिटिकल साइंस या नया सब्जेक्ट हम सुन रहे, क्या चीज़ है? खाना बनाने के बारे में। ऐसा नाम सुना है उसका जो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में आउटर मोस्ट जो है इलेक्ट्रॉन कितना होता है उसमें, बाहर में इलेक्ट्रॉन कितना होता है बाहरी कक्षा में? यस सर, 2 होता है। हालांकि ये पुरानी वीडियो है, 2016 की बात है। अब स्थिति बहुत सुधरी है, लेकिन स्थिति कितनी सुधरी है इसका आकलन करना भी बहुत जरूरी है। तो चलिए एक बार हम गोता लगाते हैं BSEB में। तो BSEB जो है हमारा सबसे ज्यादा इसी चीज के लिए फेमस है, बिल्डिंग्स पे चढ़कर चीट पहुंचाने के लिए और फेक टॉपर्स के लिए। मैं अभी आपको पासिंग परसेंटेज बताने वाली हूँ 2015 से लेकर 2020 तक का। उसके बाद मुझे नहीं लगता कुछ बोलने की जरूरत भी रह जाएगी, आप बहुत कुछ खुद ही समझ जाएंगे। तो साल 2015 में जो पासिंग परसेंटेज था, मैं इंटरमीडिएट की बात कर रही हूँ,
तो जो पासिंग परसेंटेज था साल 2015 में वो था 53%, मतलब 53% बच्चे पास थे। 2016 में वो पासिंग परसेंटेज था लगभग 70%। और 2016 वही क्या बोले ब्लैक स्पॉट है बीएसईबी पे। खैर बीएसईबी पूरा का पूरा ही काला हो चुका है, लेकिन ये ब्लैक स्पॉट कुछ ज्यादा ही चर्चा में आ गया। तो 2016 में ये पासिंग परसेंटेज अचानक से उछल के 70% पे जाता है और तब ये स्कैंडल सामने आता है और उसके चेयरमैन को बदल दिया जाता है और आनंद किशोर को चेयरमैन बनाया जाता है। उसके बाद 2017 में, ये साल मैं कभी नहीं भूल सकती क्योंकि मैं भी इसी साल पास आउट हूँ। तो 2017 में जो पासिंग परसेंटेज था 2016 में 70 और 2017 में ऐसे गोता लगा है और 35.5% पर वो आकर रुका। आप सोच सकते हैं आखिर क्यों इतना बड़ा डिफरेंस आ गया। और लोगों ने ब्लेम करना शुरू कर दिया आनंद किशोर पर कि क्या है ये, कैसे इतना खराब रिजल्ट आ गया। भाई तुमने ना, जैसे वो नहीं होता है एक डॉक्टर को हमने स्पाइन टूटा हुआ आदमी दिया है और उसके बाद अगर उसे थोड़ी सी भी प्रॉब्लम होती है, उसके हार्ट बीट में प्रॉब्लम होती है, तो डॉक्टर बोलते हैं तुम मार दिया रे, तुम मार दिया, केस कर देंगे, हंगामा कर देंगे। ऐसे नहीं चलता। आपने एक टूटा हुआ सिस्टम लाकर दिया है आनंद किशोर के हाथ में। जब परीक्षा ईमानदारी से हुई और रिजल्ट डाउन गिरा तब आपको मिर्ची लग रही है। शिक्षा व्यवस्था टूट गई तब मिर्ची नहीं लगी भाई साहब को, तब मिर्ची नहीं लगी कुर्सी कुमार को। मैं आपको ये भी बता दूं कि बिल्कुल से कदाचार मुक्त परीक्षा नहीं हुई थी। कदाचार तो था ही, लेकिन सिर्फ ये चीज बंद हुआ था कि ये जो पेपर चेक करने में अल्टा पल्टी होती थी ना, वो बंद हो गया था। उसके लिए बहुत तगड़ी व्यवस्था कर दी थी बीएसईबी ने, जिसके वजह से रिजल्ट जो है वो इतना गिर। 2018 में ये जो पासिंग परसेंटेज है वो हो गया था 52.5% लगभग। तो ठीक है भाई, यहाँ तक तो फिर भी बच गया। अब आइए आप 2019 में अचानक से ये पासिंग परसेंटेज बढ़कर हो जाता है लगभग 80%। कैसे, क्या हो गया 2 साल में बिहार को? इतनी सुधर गई शिक्षा व्यवस्था? कितनी सुधरी है ये तो आप जमीनी स्तर पर जाकर देख सकते हैं। कैसे बढ़ गया इतना पासिंग परसेंटेज? मैं आपको बताऊं कैसे बढ़ गया। 2019 में सेंट्रल गवर्नमेंट का चुनाव था, दबाव था कुर्सी कुमार पर, और कुर्सी कुमार ने यही दबाव, ऐसे कहते हैं ना बाल्टी में उनके पास दबाव आया और उन्होंने बाल्टी लिया, ऐसे बीएसईबी पे उलट दिया और बीएसईबी ने 80% बच्चों को पास किया। बात करते हैं 2020 की, तो 2020 में हालात और भी सुधरे। इस बार 80.44% बच्चे पास हो चुके हैं और अब तो मुझे लगता है ये ग्राफ ऐसे 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 ऊपर जाता रहेगा तब तक जब तक दूसरा स्कैंडल, दूसरी रूबी राय सामने नहीं आती। तो वीडियो को ज्यादा लंबा न करते हुए हम आते हैं अपने कंक्लूजन पे। तो कंक्लूजन में हम कुछ वैसे लोगों की बात करेंगे जो ये कहते हैं कि सारे प्राइवेट स्कूलों को बंद करा दिया जाना चाहिए और जितने भी अफसर हैं, अमीर हैं, जो प्राइवेट स्कूल अफोर्ड कर सकते हैं, उनके बच्चों को भी सरकारी स्कूल में जाना चाहिए। चलो ठीक है, मैं मानती हूँ, लेकिन क्या जो महानुभाव ये बात कहते हैं वो अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में भेजने के लिए तैयार है? नहीं। और वो नहीं भेजने के लिए तैयार है, इसमें उनकी कोई गलती नहीं है। बात यह है कि सरकारी स्कूलों की व्यवस्था उतनी अच्छी नहीं है कि कल को अफसर का बेटा अफसर बन सके, या फिर कल को किसी गरीब का बेटा सरकारी स्कूल में पढ़ के अफसर बन सके। तो प्राइवेट स्कूलों को बंद करने से पहले आप अपने सरकारी स्कूलों की व्यवस्था सुधारिए। प्राइवेट स्कूलों पे कीचड़ उछालने से आपके सरकारी स्कूल बहुत अच्छे हो जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। तो हमारे सामने एक बात ये आती है कि प्राइवेट स्कूल सरकारी स्कूलों से बेहतर क्यों है, जबकि हमारे बजट का एक मोटा हिस्सा शिक्षा विभाग को जाता है। इस साल का बजट देख लें तो 2.11 लाख करोड़ हमारे बजट में से शिक्षा व्यवस्था को गया है। तो ये सारे पैसे जा कहाँ रहे हैं? सिर्फ सरकार को दोषी बना देने से हमें क्लीन चिट मिल जाएगा, ऐसी कोई बात नहीं है। बात यहाँ पे ये भी आती है कि हमें घूस खाने की आदत हो गई है। हमारे जो अफसर हैं, कुर्सी पे बैठने की जिनकी आदत है, उन्हें घूस खाने की आदत हो गई है और वो घूस में और कुछ नहीं खा रहे हैं। अपने बच्चों को वो प्राइवेट स्कूल में पढ़ा रहे हैं, वो जो गरीब बच्चे हैं उनका भविष्य खा रहे हैं। तो आप एक जिम्मेदार नागरिक बनिए, व्यवस्था तभी सुधर सकती है। सिर्फ सरकार के पैसे देने से व्यवस्था नहीं सुधरेगी। तो अब आते हैं हम पॉइंट पे कि प्राइवेट स्कूल सरकारी स्कूलों से बेहतर क्यों है।
वो बेहतर है क्योंकि वहाँ के टीचर मेहनत करते हैं। वो बेहतर है क्योंकि वहाँ के टीचर स्कूल में जाने के बाद बच्चों को पढ़ाते हैं, वो कुर्सी पे बैठ के नींद नहीं मारते हैं। मैं स्वेटर बुन रही हूँ। हेलो बच्चों, मैं स्वेटर बुन रही हूँ। खैर, मैं इन टीचरों की भी गलती नहीं दूंगी क्योंकि ये भी हमारे सरकारी स्कूल से पढ़ के आए हैं और आरक्षण के बेसिस पे टीचर बन गए। अब इनकी क्या गलती है, आप ही बताओ। बिहार बोर्ड से फ्री में नंबर मिले हैं 85%, और यहाँ हम बैठे हैं बेवकूफ 70% वाले, कोई पूछता ही नहीं। वो टीचर पढ़ाते हैं क्योंकि उन्हें उनके काम के हिसाब से वेतन दिया जाता है। उनका एक मंथली फिक्स नहीं कर दिया गया है कि आपके नाम पे ये डिपॉजिट हुआ, आप जब चाहो इसे निकाल लो। ये तो बस आपका अपना है और उन्होंने इसे अपना मान लिया है। उन्हें लगता है कि हम पढ़ाएं ना पढ़ाएं वेतन तो हमारा आना ही है। उन्हें सिर्फ अपना अटेंडेंस बनाने से मतलब है। वो स्कूल में आएंगे, अटेंडेंस बनाएंगे और फिर अपने परिवार के साथ भ्रमण पे निकल जाएंगे। तो चलिए, अब कितनी इज्जत का फालूदा करूं बिहार की शिक्षा व्यवस्था का। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक करिए, शेयर करिए और हमें कमेंट में ज़रूर बताइए कि ये वीडियो आपको कैसी लगी। अगर अच्छी लगी तो हम इस सीरीज़ की आगे भी और वीडियोस लाएंगे। विकास के जो विभिन्न सेक्टर्स हैं उन्हें हम आगे भी रिव्यू करेंगे। और खैर, कुर्सी कुमार के बारे में हमने ज़्यादा नहीं बोला क्योंकि लोग फिर ऑफेंसिव हो जाएंगे और फिर तो पता ही है हमारा जो कमेंट सेक्शन है वो गंदा हो सकता है, लेकिन हम सफाई पसंद लोग हैं। तो बस मैं आपको यही बोलना चाहूँगी कि थिंक बिफोर यू वोट, बस और कुछ नहीं। हम किसी को सपोर्ट नहीं कर रहे, हम किसी को विरोध नहीं कर रहे, बस थिंक बिफोर यू वोट। आपका वोट मायने रखता है, तो आप किसको वोट दे रहे हैं सोचिए। हमारे पास नोटा भी है, बस मैं बोल नहीं रही हूँ कि नोटा पे देना, बस याद दिलाते रही हूँ, हमारे पास नोटा भी है। तो चलिए, मिलते हैं हम अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड रात में वीडियो शूट हो रही है तो गुड नाइट। 1 रोल कैमरा एक्शन।